अध्याय 381 सबसे खराब स्थिति 1। आर्यन सिंघानिया ने उसे देखते ही भौहें चढ़ा लीं। इस दौरान शायद यह उसकी प्रेगनेंसी की वजह से था या शायद उसके सिर की वजह से, जब तक नैना शर्मा सो जाती थी वह सुबह तक शांति से सो पाती थी। आज वह इस तरह करवटें क्यों बदल रही थी? क्या आज इशिता डर गई थी या उसे कहीं और अजीब लग रहा था? आर्यन सिंघानिया जितना ज़्यादा इस बारे में सोचते उन्हें उतनी ही बेचैनी महसूस होती। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और दर्द सहते हुए खुद को संभाला, बिस्तर से उतरीं और दरवाजे की तरफ चल दीं। योजक चिन्ह। आंटी सूद हैरान रह गईं जब उन्होंने अपने फ़ोन की घंटी सुनी। उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और फ़ोन उठाया। ये सर का कॉल था। उसकी आधी नींद एक पल में गायब हो गई और उसने जल्दी से आंसर बटन दबा दिया। सर, बहुत देर हो गई है। क्या बात है? मैं अपार्टमेंट के दरवाजे पर हूँ। दरवाज़ा खोलो। क्या? आंटी सूद की बची हुई आधी नींद भी गायब हो गई। वह बिस्तर से उठी, आराम से कोट पहना, दरवाजे तक गईं और धीरे से उसे खोला। आर्यन सिंघानिया का लंबा चौड़ा शरीर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला था। उसके होंठों पर खून का कोई निशान नहीं था और माथे पर पसीने की पतली बूंदें थीं। उसने उसे देखा और मन ही मन हैरान हुई। सर, आप ठीक हैं? जब आप घायल होते हैं तो ठीक से आराम क्यों नहीं करते? आर्यन सिंघानिया ने आंटी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधे मास्टर बेडरूम की ओर चला गया। उसने दरवाज़ा खोला और बहुत धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। वह धीरे से बैठा और गलती से उसकी पीठ पर लगे घाव को छू गया। उसने ज़ोर से दांत भींचे और नैना शर्मा के जाग जाने के डर से आवाज़ नहीं की। नैना शर्मा सच में चैन से नहीं सोईं। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उन्हें ठंड लग रही थी और उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। आर्यन सिंघानिया ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल और माथे को छुआ। अच्छी बात यह थी कि बहुत गर्मी नहीं थी। उसे शायद सर्दी लग गई थी और वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा है। सर्दी और घबराहट के कारण इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह ठीक से सो नहीं पा रही थी। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का हाथ कंबल के नीचे रखा और ध्यान से कंबल का कोना अंदर कर दिया। उसने दर्द सहा, उठा, बाथरूम गया और पानी का बेसिन ले आया। उन्होंने एक तौलिया निचोड़कर सुखाया, उसे मुड़कर एक छोटा टुकड़ा बनाया और नैना शर्मा के माथे पर रखकर उनका टेम्परेचर कम किया। जब तौलिए की ठंडक चली गई तो उन्होंने उसे फिर से गीला करके वापस रख दिया। ये बात पता नहीं कितनी बार दोहराई गई। नैना शर्मा की भौहें आखिरकार धीरे धीरे ढीली हो गईं। उसकी सांस भी एक जैसी और स्थिर हो गई। वह चुपचाप सो गई। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का माथा छुआ। गर्मी पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और ऊपर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि आसमान पहले ही चमक चुका था। उसे जल्दी से निकलना पड़ा। आर्यन सिंघानिया धीरे से खड़ा हुआ। जैसे ही वह हिला, उसकी पीठ पर लगा घाव हड्डी तक दर्द करने लगा। उसने दर्द को रोका और चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी सांस अभी भी थोड़ी भारी थी। उसकी काली आंखें सो रही नैना शर्मा पर टिक गईं। उसने अपने पैर उठाए और एक एक कदम करके चला गया। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा उठी तो बाहर आसमान पहले से ही साफ था। सूरज एक एंगल से चमक रहा था और कमरा गर्म था। नैना शर्मा आराम से अपनी कमर को स्ट्रेच करने से खुद को रोक नहीं पाईं। लेकिन गलती से उसका हाथ बेडसाइड टेबल पर रखे पानी के बेसिन से छू गया। वह एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने पानी यहाँ कब रखा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने फिर से अनजाने में ऐसा किया हो? ये सही नहीं है। वह बिना किसी कारण के यहाँ पानी का बेसिन क्यों लाएगी? नैना शर्मा ने आंखें सिकोड़कर यह याद करने की बहुत कोशिश की कि क्या उसने अनजाने में फिर से ऐसा किया है। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि जब वह कल रात बेहोशी में सो रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में आया है। अध्याय 382 सबसे खराब स्थिति 2। उस समय उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसका सिर चकरा रहा था। उसे बस हल्का सा महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिस्तर के पास आया है और उसके गाल और माथे को छूने के लिए बढ़ा है। उस समय वह अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती थी कि वह कौन है, लेकिन उसकी पलकें बहुत भारी थीं और वह उन्हें बिल्कुल नहीं खोल पा रही थी। बाद में वह धीरे धीरे बेहोश हो गई, इसलिए वह बता नहीं पाई कि यह सच था या नहीं। नहा धोकर नैना शर्मा कमरे से बाहर चली गईं। आंटी सूद किचन में बिजी थीं। नैना शर्मा उनके पास आई और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। मिस शर्मा, सुप्रभात। क्या आप कल रात अच्छी तरह सोईं? नैना शर्मा मुस्कुराईं और सिर हिलाया। सुबह मैं काफ़ी अच्छी तरह सोई। अच्छी बात है। जैसे ही आंटी सूद ने कहा, उन्होंने एक कप गर्म पानी डाला और नैना शर्मा को दे दिया, क्योंकि हर सुबह उठने के बाद वह सबसे पहले एक कप गर्म पानी पीती थीं। नैना शर्मा ने पानी लिया, थैंक यू कहा और फिर एक घूंट लिया। जब उसने गटक लिया तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसने धीरे से पानी का गिलास हिलाया और पूछा, आंटी, कल रात क्या आप मेरे कमरे में आई थीं? नैना शर्मा का सवाल अचानक था और आंटी सूद नाश्ता बनाने में बिजी थीं।
उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सीधे जवाब दिया, नहीं, आपके पास कोई नहीं है। नैना शर्मा ने उलझन में अपनी भौहें उठाईं। क्या आपको पक्का पता है? आंटी सूद के हाथ अचानक रुक गए और उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें बस याद आया कि कल रात सर मिस शर्मा के कमरे में आए थे और सुबह होने तक रुके और चले गए। आंटी सूद ने मन ही मन कोसा और जल्दी से कहा, अरे नहीं, ये सही नहीं है। रिया, मैं कल रात अंदर गई थी। आप रहेंगे? नैना शर्मा की गहरी आंखें सीधे आंटी सूद को देख रही थीं। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उनकी आंखों की रोशनी साफ थी, जिससे लोग उनसे झूठ नहीं बोल पाते थे। आंटी सूद की आंखें झपक गईं और उन्होंने अनजाने में नैना शर्मा की नज़रों से बचने की कोशिश की। उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाया, हाँ हाँ, क्या तुम कल बारिश में नहीं फंस गई थीं? मुझे डर था कि तुम्हें आधी रात को सर्दी लग जाएगी, इसलिए मैं अंदर देखने गई थी। अच्छा ऐसा है। नैना शर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। फिर जब कल उन्हें लगा कि किसी ने उनके चेहरे और माथे को छुआ है, तो क्या आंटी सूद ने उनका टेम्परेचर चेक करने में मदद की थी? क्या वह बेडसाइड टेबल पर रखा पानी का बेसिन लाई थीं? नैना शर्मा खुद को रोक नहीं पाईं और पूछती रहीं, आंटी, मैंने बेडसाइड कैबिनेट पर पानी का बेसिन देखा। ये किस लिए है? क्या ऐसा हो सकता है कि कल मुझे सच में सर्दी लग गई थी और आपने मेरा टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडा तौलिया इस्तेमाल किया हो? पानी? कौन सा पानी? आंटी सूद ने हैरानी से पूछा। नैना शर्मा की आंखें अचानक फिर से उलझन में पड़ गईं। यह मेरे बेडसाइड कैबिनेट पर पानी का बेसिन है। क्या तुम इसे नहीं लाए? ये कासया है, मैं इसे लेकर आई हूँ। आंटी सूद ने अपना सिर पीटा और सूखी हंसी हंस दी। मेरी तरफ देखो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी याददाश्त खराब है। मुझे याद नहीं कि मैंने कल रात क्या किया था। उसे डर लग रहा था कि नैना शर्मा कुछ पूछेगी। उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से कहा, मैं तुमसे बात करने में इतनी व्यस्त थी कि मैं भूल गई कि मैं अभी भी सूप उबाल रही हूँ। मुझे आग देखने दो। इतना कहकर वह सीधे घूम गई और नैना शर्मा की तरफ पीट करके बिजी होने का नाटक करने लगी। नैना शर्मा ने आंटी सूद की पीठ की तरफ देखा और उनकी टिमटिमाती आंखों और उनके हकलाते शब्दों के बारे में सोचा। उसे साफ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगता रहा कि आंटी सूद उससे कुछ छिपा रही हैं, लेकिन वह उससे क्या छिपा सकती थी? नैना शर्मा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ध्यान से खुद से पूछा, क्या ये ईशा हो सकती है? अध्याय 383 सबसे खराब स्थिति 3। नैना शर्मा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ध्यान से खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि शालू के सिर की बीमारी फिर से गंभीर हो गई है? क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात उसने जो महसूस किया वह सिर्फ उसकी कल्पना थी और बेडसाइड टेबल पर रखा पानी भी वही लाया था? तो आंटी ने ये सब देखा और उन्हें चिंता हुई कि वह डर जाएगी और दुखी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि उसने ऐसा किया। नैना शर्मा जितना ज़्यादा इस बारे में सोचती, उन्हें उतना ही लगता कि यह मुमकिन है। आंटी हमेशा उनकी बहुत फिक्र करती थीं और उनका ख्याल रखती थीं। हालांकि उन्हें काम करने के पैसे मिलते थे, लेकिन उन्हें साफ तौर पर महसूस होता था कि उनकी ड्यूटी के अलावा उनकी ईमानदारी भी मिली हुई थी। नैना शर्मा के दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई, लेकिन परी, उसे सच में डर लगने लगा था। उसे अपनी बीमारी का डर नहीं था, लेकिन उसे डर था कि अगर यह बहुत तेज़ी से बिगड़ गई तो उसके पास बच्चे को जन्म देने का समय नहीं होगा। इसके अलावा वह हमेशा भूल जाती थी कि उसने क्या किया है। क्या होगा अगर एक दिन वह ये भी भूल गई कि वह प्रेग्नेंट है और गलती से कुछ ऐसा कर दे जिससे बच्चे को चोट लग जाए? तब वह क्या करेगी? नहीं नहीं, वह अपनी याददाश्त को अब और ऐसे खोने नहीं दे सकती थी। भले ही वह इसे कंट्रोल न कर सके, उसे साफ साफ पता होना चाहिए कि वह हर दिन क्या कर रही थी। लेकिन आंटी हर समय उस पर नज़र नहीं रख सकती थी। आखिर उसे खाना, सोना और टॉयलेट जाना भी था। तो फिर इशिता अपनी ज़िंदगी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकती थी? नैना शर्मा की उंगली ने हल्के से उसके होंठों को छुआ। उसने इसके बारे में सोचा और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह कमरे में एक सर्विलांस कैमरा लगा सकती थी। कैमरा उसके साथ हुई हर बात को रिकॉर्ड कर सकता था। अगर वह हर दिन उसे देखती तो क्या उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या किया है और क्या वह कुछ भूल गई है? नैना शर्मा की भौहें तन गईं और उसे अचानक लगा कि वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वह कमरे में गई, अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठी, एक वेब पेज खोला और फिर एक खास खजाने से कुछ कैमरे ऑर्डर किए। योजक चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया हॉस्पिटल वापस आया तो असिस्टेंट विक्रम पहले से ही घबराया हुआ था। जब वह उठा तो आर्यन सिंघानिया जा चुका था। उसने उसे कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर उसने आंटी सूद को कॉल किया। सच में वह अपार्टमेंट में गया था। वह पहले से ही बहुत घायल था और डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर आराम करने को कहा था। आखिर में वह फिर से बाहर भागा और पूरी रात दौड़ता रहा। आर्यन सिंघानिया को वापस आते देख असिस्टेंट विक्रम इतनी परेशान हो गई कि उसे अपने सीनियर सबॉर्डिनेट रिश्ते की भी परवाह नहीं रही। उसने तुरंत डांटा, बॉस सिंघानिया, क्या आप जीना नहीं चाहते? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आप कुछ देर हिल डुल नहीं सकते।
अपनी परी को देखो। असिस्टेंट विक्रम ने देखा कि आर्यन सिंघानिया की पीठ खून से लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। सदमे से उसके सीने में दिल की धड़कन लगभग बंद हो गई थी। आर्यन सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके होंठ सच में ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और वह उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराए। नैना को ठीक से नींद नहीं आई। मैं उसके साथ सोने जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी नज़र काली हो गई और उसका लंबा शरीर ज़मीन पर गिर गया। असिस्टेंट विक्रम ने जल्दी से आर्यन सिंघानिया की बॉडी पकड़ी और बेचैनी से चिल्लाया, डॉक्टर, कोई जल्दी आओ। क्या डॉक्टर यहाँ हैं? जल्दी आओ। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने जो कैमरे ऑर्डर किए थे वे अगले दिन डिलीवर हो गए। पैकेज खोलने के बाद उन्होंने अंदर दिए गए निर्देशों को फॉलो किया और घर के हर कोने में अच्छे व्यू वाली जगह ढूंढी और एक एक करके कैमरे लगा दिए। इसे इंस्टॉल करने के बाद उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि उसे हर दिन वीडियो देखना होगा ताकि पता चल सके कि वह कुछ भूल तो नहीं गई है। अध्याय 384 सबसे खराब स्थिति 4। एक बार आर्यन सिंघानिया बेहोश हो गए तो वह 3 दिन तक सोती रहीं, फिर धीरे धीरे जागीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि असिस्टेंट विक्रम परेशान है। उसी समय उसने देखा कि कियारा खुराना उसका हाथ पकड़े हुए बिस्तर के पास चुपचाप रो रही है। उसे आंखें खोलते देख कियारा खुराना की आंखें चमक उठीं और आर्यन सिंघानिया के हाथ पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी आवाज़ अभी भी सिसक रही थी लेकिन उत्साह से भरी हुई थी। आर्यन, तुम जाग गए हो। आर्यन सिंघानिया ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा खुराना यहाँ क्यों है। उसने अनजाने में अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे धीरे निगल लिया। उसने अपना मुंह खोला और रूखी और भारी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? कियारा खुराना को अपना खाली हाथ महसूस हुआ और उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसे किसी तेज सुई ने चुभो दिया हो। उसकी उंगलियां थोड़ी अकड़ गईं, लेकिन उसने जल्दी से अपने सारे इमोशंस समेटे और आर्यन सिंघानिया को लाल आंखों से देखा। वह दुखी भी थी और उसका दिल टूटा हुआ भी था। आर्यन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है? मैं इतने समय से तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। अगर मैं हॉस्पिटल आकर असिस्टेंट विक्रम से नहीं मिलती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हें चोट लगी है। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखों ने धीरे से असिस्टेंट विक्रम को देखा। असिस्टेंट विक्रम ने बेबसी से कंधे उचका दिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियारा खुराना उससे इतने इत्तेफाक से टकरा जाएगी। वह चाहकर भी इसे छिपा नहीं सका। आर्यन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारा घाव अभी भी दर्द कर रहा है? मैं ठीक हूँ, उसने कहा। आर्यन सिंघानिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बस एक छोटी सी चोट है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी सी चोट क्यों है? तुम्हारी पीठ पर इतना बड़ा घाव है और तुम इतने दिनों से बेहोश हो। कियारा खुराना के ये कहते ही उसके आंसू फिर से बहने लगे। तुम 3 दिनों से बेहोश हो। आर्यन, तुम्हें पता है मैं कितनी डरी हुई थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कियारा खुराना के रोने से आर्यन सिंघानिया का सिर दुखने लगा, लेकिन उसके लिए गिल्ट महसूस करने की वजह से वह उसे पहले की तरह भगा नहीं सका। उसने आंखें सिकुड़ी और असिस्टेंट विक्रम को देखा। असिस्टेंट विक्रम समझ गया और जल्दी से वहां से जाने का बहाना सोच लिया। उसने जल्दी से कहा, बॉस सिंघानिया, डॉक्टर चोपड़ा ने कहा है कि उठने के बाद आपको चोट लगी है या नहीं, ये देखने के लिए आपको एक्सरे करवाना होगा। क्या आप अब जा सकते हैं? आर्यन सिंघानिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए व्हीलचेयर ले आता हूँ। असिस्टेंट विक्रम ने कमरे के कोने से व्हीलचेयर खोली और उसे वार्ड के किनारे धकेल दिया। आर्यन सिंघानिया ने खुद को संभाला और उठना चाहा। ये देखकर कियारा खुराना ने जल्दी से अपने आंसू रोके और कहा, आर्यन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ बढ़ा पाती, असिस्टेंट विक्रम आर्यन सिंघानिया की मदद के लिए पहले ही आगे बढ़ चुके थे। मिस खुराना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बॉस सिंघानिया की मदद करूंगा। हम आप जैसी औरत को इतना भारी काम नहीं करने दे सकते। असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया को व्हीलचेयर पर बैठने में मदद की। कियारा खुराना ने जल्दी से कहा, तो मैं आर्यन के साथ चेकअप के लिए जाऊंगी। वह खड़ी हुई और व्हीलचेयर को धक्का देना चाहती थी, लेकिन असिस्टेंट विक्रम ने व्हीलचेयर का हैंडल कसकर पकड़ लिया और मना कर दिया। मिस खुराना, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। इस एग्जाम में आपको अपने कपड़े उतारने पड़ सकते हैं। आप में और बॉस सिंघानिया में एक आदमी और एक औरत में फ़र्क है। इसके अलावा आप दोनों ईशा के असली कपल नहीं हैं, इसलिए मेरे लिए बॉस सिंघानिया के साथ जाना ही काफ़ी है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, असिस्टेंट विक्रम ने बिना किसी वजह के आर्यन सिंघानिया को वार्ड से बाहर धकेल दिया। कियारा खुराना वहीं हैरान रह गईं। असिस्टेंट विक्रम के शब्द, तुम असली कपल नहीं हो, उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने अपने हाथ कसकर भींच लिए। अध्याय 385 सबसे खराब स्थिति 5। कुछ समय पहले उस घटना की वजह से आर्यन सिंघानिया अक्सर उसके पास रहता था।
धीरे धीरे वे पहले जैसे करीब आ गए और उसके विचार फिर से बढ़ने लगे। नहीं, ये कहना चाहिए कि आर्यन सिंघानिया के लिए उसकी फीलिंग्स कभी खत्म नहीं हुई। उसने अपनी मासूमियत खो दी थी क्योंकि उसने आर्यन सिंघानिया को बचाया था। यह उसके लिए आर्यन सिंघानिया के गिल्ट का इस्तेमाल करके उसे मजबूती से अपने साथ रखने का सबसे अच्छा मौका था। लेकिन अगर आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के बीच इतनी अनबन भी होती तो भी उसके मन में नैना को छोड़ने का ख्याल नहीं आता था। वह ये भी जानती थी कि जब तक नैना शर्मा आसपास है, इसका असर हमेशा उसके दिल पर पड़ेगा और वह कभी उसका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वह सिर्फ नैना शर्मा को खुद ही हार मानने पर मजबूर करने का कोई तरीका सोच सकती थी। उसने नैना शर्मा को मिलने के लिए बुलाया और उसे बातों से उकसाया। आखिर में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया। उसके बाद उसने सब कुछ नज़रअंदाज किया और पूरी जान लगा दी। उसने आर्यन सिंघानिया से जिम्मेदारी से नतीजा मांगा, लेकिन उसने भी उसे बेरहमी से मना कर दिया। उसने कहा कि वह उसे प्यार और शादी के अलावा कुछ भी दे सकता है। हालांकि वह उसका प्यार और शादी चाहती थी। उस रात आर्यन सिंघानिया के जाने के बाद वह पहले की तरह सिर्फ एक कॉल पर उसके साथ जाने के लिए नहीं आया। इसके बजाय उसने पर्सनली उसकी देखभाल के लिए एक केयरटेकर रखा और उसकी काउंसलिंग के लिए एक साइकोलॉजिस्ट भी रखा। उसने उसे एक सप्लीमेंट्री कार्ड भी दिया ताकि वह जो चाहे खरीद सके। वह बहुत सोच समझकर और पूरी तरह से सोच समझकर काम कर रहा था, लेकिन यह उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ के बराबर था। वह हमेशा से ऐसा ही था। उसने उसे कभी भी कल्पना करने के लिए कोई अतिरिक्त जगह नहीं दी। वह बहुत स्पष्ट था। उसके लिए फिर से उसके करीब आने का मौका पाना आसान नहीं था। उसने इतनी कीमती और अहम पहली रात खो दी थी और उसकी मासूमियत ज़बरदस्ती छीन ली गई थी। वह ये कैसे मान सकती थी कि वह उस दर्द को आर्यन सिंघानिया से नहीं बदल सकती। जैसा कि कहा जाता है, एक विचार शैतान बन जाता है। आखिर में कियारा खुराना हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने सब कुछ दे दिया था और उसे बदले में कुछ मिलना भी था। उसने इस बारे में सोचा और मिसेज सिंघानिया के बारे में सोचा। मिसेज सिंघानिया हमेशा से उसे पसंद करती थीं और हमेशा उसे आधी बेटी और होने वाली बहू की तरह मानती थीं। वह नैना शर्मा को तलाक के लिए पहल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थीं, लेकिन मिसेज सिंघानिया कर सकती थीं। मिसेज सिंघानिया को मदद के लिए मनाना आसान था। उन्हें बस मोलभाव करने के लिए एक चिप की ज़रूरत थी। मिसेज सिंघानिया को मनाने के बाद उन्हें एक और अच्छी खबर मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पेपराजी जिसे वह जानती थी, उसे पता था कि वह नैना शर्मा के स्कैंडल पर ध्यान दे रही थी। उसने नैना शर्मा और गोयल परिवार के युवा मालिक की बीच पर डेटिंग करते हुए एक फ़ोटो खींच ली। उसने उससे संपर्क किया और उसने तुरंत उसे ऊंची कीमत पर खरीद लिया और उससे कहा कि वह इस खबर को पब्लिश करने का कोई तरीका खोजे। मिसेज सिंघानिया की तरफ से जब उन्होंने ये कन्फर्म किया कि वह प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने खुशी खुशी कहा कि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के डिवोर्स के बाद वह उनकी शादी करवाएंगी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था और सब कुछ बहुत सुंदर था। उसे क्या पता था कि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा ने अभी तक तलाक के लिए अर्जी नहीं दी है, और इस दौरान वह आर्यन सिंघानिया से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाए। वह और भी ज़्यादा परेशान और बेचैन थी। उसे डर था कि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा उनकी पुरानी फीलिंग्स को फिर से जगा देंगे। अब जब उसे आखिरकार आर्यन सिंघानिया मिल गया था, तो असिस्टेंट विक्रम उसका मजाक उड़ा रहा था। कियारा खुराना को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हालांकि वह उसकी बातों को मना नहीं कर सकी और उसका गुस्सा उसके सीने में ही रह गया। अचानक बेडसाइड टेबल पर रखे फ़ोन की घंटी बजी। कियारा खुराना का ध्यान तुरंत उस ओर गया। क्या यह आर्यन का फ़ोन नहीं है? कियारा खुराना ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डाली। अध्याय 386। 386 सबसे खराब स्थिति 6। कियारा खुराना ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। स्क्रीन पर एक नया टेक्स्ट मैसेज था। यह आंटी सूद नाम के किसी व्यक्ति का था। आंटी सूद कौन थीं? कियारा खुराना की आंखें कन्फ्यूजन से चमक उठीं। फिर उसने स्क्रीन पर मैसेज के पहले कुछ शब्द देखे। मिस शर्मा में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगे हैं, ईशा। कियारा खुराना की आंखें अचानक जम गईं। उसकी काली आंखें शब्दों की लाइन को घूर रही थीं और उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। मिस शर्मा, गर्भावस्था, ये दो शब्द उसके दिमाग में बम की तरह फट गए। उसका हाथ कांपने लगा और फ़ोन पर उसकी पकड़ लगभग छूट ही गई थी। क्या नैना शर्मा प्रेग्नेंट हैं? क्या वह सच में प्रेग्नेंट थी? चाहे उसने कितना भी हिसाब लगाया हो, उसे कभी नहीं लगा होगा कि नैना शर्मा सच में प्रेग्नेंट है। कियारा खुराना को अचानक याद आया कि एक रात मिसेज सिंघानिया आर्यन सिंघानिया से उनके रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी और उसे पुरानी हवेली में वापस आने के लिए कहा था। लेकिन जब मिसेज सिंघानिया ने शादी का जिक्र किया, तो आर्यन सिंघानिया ने नाराज़ होकर उन्हें मना कर दिया। मिसेज सिंघानिया ने देखा कि उसके हाव भाव बदल गए हैं और उसे भेज दिया। जब वह लिविंग रूम से बाहर निकली, तो एक नौकर ने आर्यन सिंघानिया का फ़ोन लिया और कहा कि वह उसे डाइनिंग रूम में छोड़ आया है।
उन्होंने फ़ोन लिया और मिसेस सिंघानिया से बात खत्म करने के बाद उसे देना चाहती थीं। अचानक उन्हें नैना शर्मा का कॉल दिखा। फ़ोन एक बार बजा और जल्दी से कट गया। कियारा खुराना ने आंखें सिकोड़कर इस बारे में सोचा। हालांकि उसे नहीं पता था कि नैना शर्मा ने ये कॉल जानबूझकर किया था या अनजाने में, फिर भी वह अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहती थी और उसे यह समझाना चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया अब उसका नहीं रहा। इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है और कॉल बैक करने के लिए आर्यन सिंघानिया का फ़ोन उधार लिया। उस समय उसने सिर्फ हेलो कहा और नैना शर्मा ने फ़ोन काट दिया। उसे लगा कि इस कॉल से उसके विचार पूरी तरह कट जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उसने नैना शर्मा को आर्यन सिंघानिया को फिर से परेशान करते नहीं देखा। क्या उसे सच में लगा था कि नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया के बीच सिर्फ डिवोर्स एग्रीमेंट बचा है, लेकिन रिया के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा था? क्या हो रहा था? आर्यन सिंघानिया इतने समय तक नैना शर्मा के साथ नहीं रह सकता था, है ना? क्या उन्होंने फिर से सुलह कर ली? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। वे पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, वे कैसे भरपाई कर सकते हैं? कियारा खुराना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह घबरा नहीं सकती थी। उसे मामले की तह तक जाना था। कियारा खुराना ने ध्यान से सोचा। उसने उस रात आर्यन सिंघानिया को फ़ोन अनलॉक करते देखा था और उसे पासवर्ड भी लगभग याद था। उसने कुछ बार कोशिश की और आखिरकार फ़ोन अनलॉक कर ही लिया। उसके मैसेज पर क्लिक करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। इस दौरान इस आंटी सूद ने आर्यन सिंघानिया को कई टेक्स्ट मैसेज भेजे थे। टेक्स्ट मैसेज में नैना शर्मा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसकी प्रेगनेंसी और परी की बीमारी के बारे में सब कुछ था। कियारा खुराना को फिर झटका लगा। नैना शर्मा न सिर्फ प्रेग्नेंट थी, बल्कि उनका सिर भी खराब था। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने कैमरा लगाने के बाद वह लगभग हर दिन उसे देखने के लिए समय निकालती थी। हर बार जब वह उसे देखती तो वह हैरान और बेबस हो जाती थी। वह दिन में कुछ चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसे हमेशा याद रहता था कि वह प्रेग्नेंट थी और उसने कुछ भी खतरनाक नहीं किया था। उसने धीरे धीरे अपने दिल को शांत किया। 2 महीने ऐसे ही चुपचाप बीत गए। नैना शर्मा पहले से ही 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। कल उसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाना था ताकि पता चल सके कि उसका बच्चा हेल्दी है या नहीं और उसके सिरदर्द का उस पर असर तो नहीं पड़ रहा है। अध्याय 387 सबसे खराब स्थिति 7। इस दौरान आर्यन सिंघानिया हॉस्पिटल में ठीक हो रहे थे। शुरू में उनकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं, लेकिन एक रात के लिए बाहर रहने की वजह से उनके घाव में इन्फेक्शन हो गया, इसलिए वे सिर्फ बिस्तर पर लेटकर ही ठीक हो पाए। हालांकि वह हमेशा की तरह नैना शर्मा के साथ नहीं रह पाते थे, फिर भी वह कैमरे से नैना शर्मा की हर हरकत पर नज़र रखते थे और आंटी सूद हर दिन एक तय समय पर उन्हें उनकी हालत के बारे में बताती थीं। आर्यन सिंघानिया ने स्क्रीन से नैना शर्मा का शांत और चुप चेहरा देखा। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसका दिल भी शांत हो गया। नैना शर्मा के साथ होने पर, चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, उसे हमेशा एक तरह की शांति और अच्छी फीलिंग आती थी। उसका फ़ोन बजा, लेकिन आर्यन सिंघानिया कुछ देर तक उसे हसरत से देखता रहा। फिर उसने स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए क्लिक किया और मैसेज खोला। टेक्स्ट मैसेज आंटी सूद ने भेजा था, जिसमें उन्हें याद दिलाया गया था कि कल नैना शर्मा के 3 महीने के प्रेगनेंसी टेस्ट का दिन है। आर्यन सिंघानिया के होठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। समय बहुत तेज़ी से बीत गया था। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए और वह समय खत्म हो गया जिसे वह सह सकता था। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलीं। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि वे अथाह लग रही थीं। उसकी उंगलियां चलीं और उसने एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने अपना मुंह खोला और हर शब्द के बाद रुकते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। योजक चिन्ह। अगले दिन आंटी सूद नैना शर्मा के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट करने गईं। नैना शर्मा ने सहयोग किया और सभी तरह की जांच की। जब वह बिस्तर पर लेटी और कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने पेट में बच्चे का सीन देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वह एकटक उसे देखती रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह उसकी बच्ची थी, ईशा। डॉक्टर ने नैना शर्मा का लुक देखा और उन्हें इसकी आदत भी हो गई थी। असल में ये सीन देखने वाले सभी पेरेंट्स को लगता था कि यह जादुई और इमोशनल है, और फिर वे इसे बिना अपनी नज़रें हटाए देखते रहते थे। डॉक्टर ने डिवाइस को नैना शर्मा के पेट पर लगाया। नैना शर्मा अपने बच्चे का भ्रूण जैसा रूप देख सकती थीं। सिर, शरीर, हाथ पैर एक साथ मुड़े हुए, एक छोटी सी गेंद। नैना शर्मा ने इसे देखा और उसका दिल पानी के कुंड की तरह नर्म हो गया। उसकी काली आंखें चमकीली और एनर्जी से भरी थीं। भले ही उसे बस एक धुंधली सी आउटलाइन दिख रही थी, लेकिन उसका मन अपने आप बच्चे के रूप से भर गया था। उसका बच्चा पक्का दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होगा। आर्यन सिंघानिया दरवाजे पर खड़ा था और दरार से अंदर झांक रहा था। उसने नैना शर्मा का खुश चेहरा और उम्मीद से भरी आंखें देखीं। वह अनजाने में कंप्यूटर स्क्रीन देखना चाहता था, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में उसने अचानक अपनी आंखें नीची कर लीं और खुद को देखने से रोक लिया। लेकिन उसके दिल की बेचैनी उसे उकसाती रही और उसे परेशान करती रही।
उसके बगल में लटके हाथ धीरे धीरे भींच गए। उसकी आंखों की रोशनी झिझक रही थी और संघर्ष कर रही थी। आखिर में वह पक्के इरादे से मुड़ा और अपने विचारों को रोक दिया। नैना शर्मा का बी स्कैन खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि सारे टेस्ट हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा, मिस शर्मा, आपको अभी एक और टेस्ट करवाना है। नैना शर्मा बिस्तर से उठीं। उन्होंने सबसे पहले अपनी ड्रेस ठीक की और फिर हैरानी से कहा, डॉक्टर, क्या जांच हो चुकी है? आपको और क्या करना है? ओह, यह ऐसा है। क्या आपको पहले मिसकैरेज का खतरा नहीं था? और जब मैंने अभी जांच की तो मुझे पता चला कि बच्चे को कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए मुझे और डिटेल में जांच करने की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा। फिर एक मेडिकल टर्म जोड़ा। अध्याय 388। 388 सबसे खराब स्थिति 8। नैना शर्मा को मेडिकल टर्म्स के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही उन्हें पता था कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने सुना कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा और तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। उसे इस डॉक्टर पर भरोसा था क्योंकि वह अंजलि राजपूत की दोस्त थी। शुरू में वह चाहती थी कि अंजलि राजपूत उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करे, लेकिन बदकिस्मती से उसे एकेडमिक एक्सचेंज के लिए विदेश के एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया था और वह सिर्फ 1 महीने में वापस आ सकती थी, इसलिए उसने इस डॉक्टर को रिकमेंड किया। डॉक्टर नैना शर्मा को एक कमरे में ले गए। कमरे में एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट था। डॉक्टर ने कहा, मिस शर्मा, प्लीज़ अपने शरीर से नेकलेस, ईयरिंग्स, हेयर क्लिप्स और दूसरी एक्सेसरीज हटा दें। नैना शर्मा ने सिर हिलाया, अपने गले का हार और झुमके उतारकर अपने बैग में रख लिए। डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा और कहा, इसे ऐसे समझो जैसे तुम आंखें बंद करके थोड़ी देर की झपकी ले रही हो। ये लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा। डॉक्टर के निर्देश देने के बाद वह मुड़ा और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। नैना शर्मा के लेटने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह। डॉक्टर के कमरे से बाहर आने के बाद वह ऑब्जर्वेशन रूम में चला गया जो आपस में जुड़ा हुआ था। ऑब्जर्वेशन रूम में पहले से ही 2 लोग थे। एक डॉक्टर का चोगा पहने एक आदमी था और दूसरा एक जवान आदमी था जिसका चेहरा सुंदर और ठंडा था। वह डॉक्टर के कपड़े पहने आदमी की तरफ मुड़ी और बोली, डायरेक्टर, मिस शर्मा तैयार हैं। वह कभी भी जांच शुरू कर सकती हैं। डायरेक्टर ने सिर हिलाया और अपने बगल वाले आदमी की तरफ देखा। उसने होंठ भींचे और सीरियसली कहा, बॉस सिंघानिया, मुझे फिर से जोर देना है। हालांकि हमने फ़ायदे और नुकसान देख लिए हैं और हमें लगता है कि मिस शर्मा अपने ब्रेन की कंडीशन चेक करने के लिए एलएम स्कैन करवा सकती हैं। हम मिस शर्मा के फीट्स को असर से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि फीट्स की सुनने की क्षमता को बचाने की टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत कमज़ोर है। ये फीट्स की सुनने की क्षमता पर कुछ हद तक असर डाल सकती है। तो ईशा, क्या तुम पक्का ये टेस्ट करवाना चाहती हो? अगर तुम्हें पक्का है तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। आर्यन सिंघानिया कांच की खिड़की के सामने खड़ा था और अंदर नैना शर्मा को देख रहा था। वह चुपचाप लेटी हुई जांच का इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि बच्चे को कोई दिक्कत न हो जाए। वह जानता था कि वह इस बच्चे की कितनी परवाह करती है। अगर हो सके तो वह नहीं चाहता था कि इस बच्चे को ज़रा भी चोट लगे। वह नहीं चाहता था कि वह दुखी हो। हालांकि जब वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसे सिर्फ बच्चे की सुरक्षा की चिंता थी और वह अपनी चिंता करना भूल गई। उसका सिरदर्द बार बार होने लगा था और उसकी याददाश्त दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसे नींद आने की समस्या और भी ज़्यादा हो गई थी। कभी कभी वह लगातार 20 घंटे से ज़्यादा सो पाती थी। उसे चक्कर आते थे और जब वह उठती थी तो उसे याद नहीं रहता था कि वह कितनी देर सोई थी। वह भी इसका इंतज़ार कर रहा था। शायद नैना शर्मा की हालत इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन कड़वी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। उसे तुरंत फैसला लेना था। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुट्ठियां कसकर भींच लीं, फिर उन्हें खोला। उसने अपना मुंह खोला और गहरी आवाज में कहा, चलो शुरू करते हैं। योजक चिन्ह। ये रात थी। आर्यन सिंघानिया अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ गाड़ी चलाकर गया। उसने खिड़की नीचे की और ऊपर देखा। नैना शर्मा के कमरे की लाइट जल रही थी। पतले पर्दों के पीछे से उसे अंदर एक आदमी घूमता हुआ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने देखा, उसका दिल धीरे धीरे अंतहीन दर्द से भर गया। उसके मन में नैना शर्मा की आंखों में मुस्कान आ रही थी जब वह अल्ट्रासाउंड कर रही थी। उसे इस बात का अफसोस था कि वह उसकी मुस्कान को बचा नहीं सका। अध्याय 389। 389 सबसे खराब स्थिति 9। आर्यन सिंघानिया ने अपनी जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला और उसे खोला। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में लगा लिया। फिर उसने लाइटर उठाया और सिगरेट जलाना चाहा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और वह रुक गई और सिगरेट नीचे रख दी। नैना शर्मा को सिगरेट की महक पसंद नहीं थी, इसलिए उसने पहले सिगरेट नहीं पी। बाद में नैना 3 साल के लिए अलग हो गई। उस समय वह बहुत ज़्यादा दर्द में था।
उसने शराब पी, सिगरेट पी और वह सब कुछ सीखा जिससे उसकी चिंताएं दूर हो सकें और वह नैना शर्मा को भूल सके। लेकिन जब वह उसके साथ होता था तो उसे अब भी खुद को काबू में रखने की आदत थी। जब तक उसे यह पसंद नहीं आता था, वह अनजाने में उसके लिए बदल जाता था और ऐसा नहीं करता था। आर्यन सिंघानिया ने सिगरेट वापस डिब्बे में रखी और जोर से फेंक दी। एक धमाके के साथ सिगरेट का डिब्बा किनारे रखे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। ऊपर की लाइट बंद कर दी गई थी। आर्यन सिंघानिया कुछ देर तक चुपचाप कार में बैठे रहे, फिर दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अपार्टमेंट में चले गए। आंटी सूद ने आर्यन सिंघानिया के लिए दरवाज़ा खोला और उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। आर्यन सिंघानिया ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी गहरी आंखें मास्टर बेडरूम की ओर घूम रही थीं। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर दी। क्या वह सो रही है? हाँ, मैं अभी उसे देखने गया था। वह सो रहा है। आर्यन सिंघानिया ने फिर सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। कमरा हमेशा की तरह नाइट लाइट से जगमगा रहा था। आर्यन सिंघानिया हल्के कदमों से आया और बिस्तर के पास बैठ गया। उसने अपनी आंखें नीचे की और हल्की रोशनी की मदद से नैना शर्मा को देखा। वह अभी भी शांति से सो रही थी। बस आज उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और उसकी भौहें पहले की तरह कसकर नहीं सिकुड़ी हुई थीं। क्या उसने कोई सुखद सपना देखा? नैना शर्मा ने अचानक अपने होंठ हिलाए और अनजाने में बुदबुदाया, बेबी परी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और दबी हुई थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया को ये दो शब्द अब भी साफ सुनाई दे रहे थे। उसकी काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और आर्यन सिंघानिया की आंखों की रोशनी और गहरी होती गई। नैना शर्मा पलटी और कंबल उसके शरीर से खिसक गया। आर्यन सिंघानिया ने देखा कि उसने अपनी बाहों में कुछ पकड़ा हुआ था। ये बेबी ईशा की अल्ट्रासाउंड फोटो थी। क्या वह इसलिए इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह बच्चे को सोते हुए देखकर उसके बारे में सपना देख रही थी? आर्यन सिंघानिया के दिल को ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने जोर से चोट मारी हो। दिल दहला देने वाला दर्द उसके हाथ, पैरों और हड्डियों में फैल गया। उसने दर्द से चिल्लाने से बचने के लिए अपने निचले होंठ को जोर से काट लिया। वह उन सभी चीज़ों को बचाना चाहता था जो नैना शर्मा को पसंद थीं, और वह नहीं करता था जो उसे पसंद नहीं था। वह इस बच्चे को बचाने में उसकी मदद करना जारी रखना चाहता था। लेकिन आर्यन सिंघानिया को आज दोपहर हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले चेकअप के रिजल्ट याद आ गए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि नैना शर्मा के सिर में सच में ब्लड क्लॉट था। इन दिनों क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिला, ब्लड क्लॉट बढ़ता रहा, उनके दिमाग और नसों पर दबाव डालता रहा, जिससे उनका सिरदर्द और भी गंभीर होता गया और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती गई। अगर वह अभी प्रेगनेंसी खत्म कर दे और उसका ऑपरेशन कर दे तो रिस्क ज़्यादा नहीं होगा और उसके शरीर को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसे रिस्क लेना ही पड़ा और देर करनी पड़ी, ईशा अगर वह लकी रही और ब्लड क्लॉट बढ़ता नहीं तो वह बच्चे के जन्म तक सच में जिंदा रह सकती थी। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट फैलता रहा तो जल्द ही उसकी नज़र जा सकती थी और वह पैरालाइज्ड हो सकती थी। तब तक ये सबसे बुरी हालत होगी। उस समय सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता और इस अजीब स्थिति से कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे। आर्यन सिंघानिया का हाथ कांप रहा था जब उसने नैना शर्मा के गाल को सहलाया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी थी। नैना, बताओ मुझे क्या चुनना चाहिए? अध्याय 390 सबसे खराब स्थिति 10। आर्यन सिंघानिया के यहाँ आने से पहले उनका फैसला हमेशा पक्का था। शुरू से आखिर तक उनकी पसंद सिर्फ नैना शर्मा ही थी। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आकर नैना शर्मा की बच्चे को गोद में लिए हुए अल्ट्रासाउंड फोटो देखी तो उन्होंने देखा कि वह सपनों में मुस्कुरा रही थीं और बच्चे के बारे में सोच रही थीं। उनका दिल कांपने लगा और थरथराने लगा। उसने देखा था कि कैसे नैना शर्मा ने इस बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। अगर वह अब भी पहले जैसा ही रहा और ज़बरदस्ती उसका बच्चा गिराना चाहता तो वह पक्का टूट जाती। आर्यन सिंघानिया का पक्का दिल थोड़ा पीछे हटा। वह आज नैना शर्मा को यह बताने आया था कि उसने पहले जैसा ही फैसला कर लिया है। उसे यह बच्चा नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ वह चाहिए थी। जब उसका शरीर ठीक हो जाएगा, अगर वह चाहे तो वे बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। वे एक फुटबॉल टीम भी बना सकते हैं। अब शब्द उसके गले में अटक गए थे और वह उन्हें बोल नहीं पा रही थी। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आंखों में आई खटास को दबा लिया। वह नीचे झुका और नैना शर्मा के होंठों को चूमा। फिर उसकी नज़र अल्ट्रासाउंड फोटो पर पड़ी। इससे पहले उसने इस अल्ट्रासाउंड फोटो को देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने इसे देख लिया तो वह इसे गायब होने नहीं दे पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आखिर में ये देख पाएगा। आर्यन सिंघानिया की उंगलियां कांप रही थीं जब वह फोटो को सहला रहे थे। बच्चा बहुत छोटा था और गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। असल में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने लोगों के दिलों को छू लिया। यह उसकी और नैना की बच्ची ईशा थी, वह बच्ची जिसका उसने कभी सपना देखा था। अब वह अपनी प्यारी औरत के पेट में प्रेग्नेंट था। अगले 7 महीनों में वह पैदा होगा और उसके और नैना शर्मा के खून में मिल जाएगा। यह उनकी जिंदगी भर की बेड़ी होगी।
आर्यन सिंघानिया का हाथ धीरे से नैना शर्मा के पेट पर पड़ा। उसका पेट पहले से ही थोड़ा बाहर निकला हुआ था और उसमें एक उथला गोलाई थी। जब आर्यन सिंघानिया का हाथ उस पर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे वह सच में अंदर जिंदगी बहते हुए महसूस कर सकती है। नैना, आर्यन सिंघानिया ने गहरी सांस ली, जैसे उसने अभी अभी कोई मुश्किल फैसला लिया हो। उसकी आवाज़ भारी थी जब उसने धीरे से कहा, चलो एक दूसरे को आधा महीना और देते हैं, ठीक है? अगर नैना का ब्लड क्लॉट बढ़ना बंद हो गया और तुम में कोई और लक्षण नहीं दिखे तो मैं तुमसे ये शर्त लगा लूँगा। हम हिम्मत रखेंगे और सर्जरी से पहले बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन अगर नैना का ब्लड क्लॉट बढ़ना बंद नहीं हुआ तो प्लीज़ मेरे मतलबीपन को माफ़ कर दो और मैं नैना को इस बच्चे को छोड़ने के लिए चुनूंगा। मैं उसे खो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। योजक चिन्ह। नैना शर्मा की प्रेगनेंसी की जांच के बाद उन्हें पता चला कि उनके पेट में बच्चा हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है। उनके दिल का भारी पत्थर काफ़ी हल्का हो गया था। इन दिनों वह कुछ सही एक्सरसाइज करने में ज़्यादा एक्टिव थीं और बच्चे के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा चीज़ें खाने पर भी मेहनत कर रही थीं। लेकिन बच्ची काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन खराब होती जा रही थी। आज सुबह जब वह उठी तो उसने पाया कि उसके हाथ और पैर थोड़े कमज़ोर हो गए थे। ताकत वापस पाने से पहले वह कुछ देर बिस्तर पर तड़पती रही। नैना शर्मा धीरे हुई और फिर उठने के लिए अपने शरीर को सहारा दिया। किसे पता था कि जब उनके पैर ज़मीन पर पड़े तो उन्हें फिर से कमज़ोर और बेबस महसूस हुआ। उनका पूरा शरीर बिस्तर पर गिर गया और वह अनजाने में चिल्ला उठीं। बाहर आंटी सूद ने शायद उसकी चीख सुनी और जल्दी से अंदर आ गईं। मिस शर्मा, आप ठीक हैं? मैं आपको ऊपर आने में मदद करती हूँ। जैसे ही आंटी सूद ने ये कहा, उन्होंने नैना शर्मा के सामने अपना हाथ बढ़ाया। नैना शर्मा ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन सीधे उनका हाथ छूट गया और एक तरफ हाथ बढ़ा दिया। अध्याय 391 मुझे बच्चा नहीं चाहिए। एक। आंटी सूद का हाथ छूट गया। उनकी नज़रें नैना शर्मा के हाथ पर टिक गईं और हवा में टटोलने लगीं। करीब 10 सेकंड बाद उन्हें लगा कि उनका हाथ कहाँ है और उन्होंने उसे पकड़ लिया। आंटी सूद ने हैरानी से नैना शर्मा को देखा। जब से नैना शर्मा प्रेगनेंसी की जांच से वापस आई हैं, सर ने उनसे बार बार कहा है कि इस दौरान उन्हें मिस शर्मा का अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे ही उन्हें पता चले कि उन्हें हेमिप्लेजिया या पार्शियल ब्लाइंडनेस के लक्षण हैं तो उन्हें समय पर उन्हें रिपोर्ट करना होगा। तो क्या यह एक एक्सीडेंट था कि मिस शर्मा ने अभी उसका हाथ नहीं पकड़ा, या ईशा की आंखों में कुछ गड़बड़ थी? आंटी सूद का दिल ख्यालों से भरा था, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने नैना शर्मा को उठाया और बिस्तर पर बिठाया। उन्होंने चिंता से उसकी तरफ देखा। मिस शर्मा, आप ठीक हैं? नैना शर्मा थोड़ी डरी हुई लग रही थीं। वह कुछ देर के लिए हैरान रह गईं, फिर उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। आंटी सूद ने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ ठीक नहीं है और वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने अपना मुंह खोला और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मिस शर्मा, मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। आंटी सूद मुड़ी और कमरे से बाहर चली गईं। नैना शर्मा ने उनकी पीठ की ओर देखा और उनका दिल चुपके से धड़कने लगा। अभी जब वह बिस्तर पर गिरी तो उसे नहीं पता था कि यह अचानक गिरने की वजह से हुआ है, लेकिन उसकी नज़र थोड़ी धुंधली थी, इसलिए उसने नहीं देखा कि आंटी सूद का हाथ कहाँ था। असल में उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी जब वह पढ़ रही होती थी तो अचानक उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता था। कई बार ऐसा भी हुआ जब वह चल रही होती थी, लेकिन चलते चलते उसकी नज़र धुंधली हो जाती थी। उसने पहले इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सोचा कि शायद उसकी आंखें थक गई हैं। हालांकि ईशा अभी अभी उठी थी, इसलिए उसकी आंखें शायद अभी भी थकी हुई नहीं हो सकती थीं। वह अभी भी अचानक साफ साफ नहीं देख पा रही थी। ईशा। नैना शर्मा नेगेटिव नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन उनका मन डॉक्टर की कही बातें याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसकी हालत और ख़राब हो गई तो उसकी नज़र चली जाएगी, उसके शरीर की ताकत कम हो जाएगी और वह बेहोश भी हो जाएगी। और अब उसमें ये लक्षण दिख रहे थे। नहीं नहीं, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अगर सच में उसके सिर में खून का थक्का भी था तो भी वह इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता, ईशा के साथ ऐसा नहीं हो सकता था। नैना शर्मा ने अनजाने में अपना सिर हिलाया, लेकिन उनके सिर में तेज़ दर्द हुआ और उनका चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। उसे नहीं पता था कि यह उसके मूड के उतार चढ़ाव की वजह से था या अभी अभी गिरने की वजह से। उसे हल्का सा महसूस हुआ कि उसके पेट में भी दर्द होने लगा है। नैना शर्मा ने अपने हाथ से उसका पेट ढक लिया। उसे डर था कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाना था। उसने अपना मुंह खोला और आवाज़ लगाई, आंटी रिया भागी, आंटी रिया सूद रिया। लेकिन उसने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन आंटी सूद ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना शर्मा किसी तरह खुद को खड़ी कर पाईं और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गईं। वह लिविंग रूम में गई और बालकनी से आंटी की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं। नैना शर्मा ने गहरी सांस ली और बालकनी की ओर चलती रहीं।
जैसे ही वह पास आए, नैना शर्मा ने आंटी सूद को कुछ कहते हुए सुना कि उसकी आंखें देख नहीं पा रही हैं, उसके हाथों और पैरों में ताकत नहीं है, वगैरह। उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या आंटी सूद उसके बारे में बात करते हुए हैरान थीं? नैना शर्मा अभी भी हैरान थी। आंटी सूद की आवाज़ आती रही, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। उसने उन्हें बस बीच बीच में ध्यान दें और रिपोर्ट करें जैसी बातें कहते सुना। नैना शर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। आंटी सूद को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? क्या रिपोर्ट करनी चाहिए? अध्याय 392 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 2। नैना शर्मा अनजाने में पास आई। वह सुनना चाहती थी कि आंटी सूद क्या कह रही हैं, लेकिन इससे पहले कि वह पास जाती, आंटी सूद ने अपनी आंख के कोने से उन्हें देख लिया था। उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे अभी यहाँ कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और मुड़ गए। आंटी सूद ने हैरानी से कहा, मिस शर्मा, आप बाहर क्यों आईं? नैना शर्मा की नज़र आंटी सूद के चेहरे पर पड़ी। उनका एक्सप्रेशन बहुत नेचुरल था, हमेशा की तरह ही ईमानदार चेहरा। उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। नैना शर्मा ने उन्हें 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक घूरा और फिर धीरे से अपना मुंह खोला। आंटी, रिया अभी फ़ोन पर किससे बात कर रही थी? ओह, यह मेरे पति हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि बाद में बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने उन्हें बस अपने कपड़े इकट्ठा करने की याद दिलाई। आंटी सूद ने भी बहुत आसानी से जवाब दिया। नैना शर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी बातें अभी सुनी बातों से बिल्कुल अलग थीं। क्या वह अपनी मानसिक बीमारी के कारण ऐसी बातें सुन रही थी, या आंटी झूठ बोल रही थी? लेकिन आंटी ईशा के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। ईशा। नैना शर्मा की काली आंखें फिर से आंटी सूद पर घूम गईं। उनका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह था और उन्हें घबराहट का कोई निशान नहीं दिखा। शायद रिया बस ज्यादा सोच रही थी। आखिर में नैना शर्मा ने कोई भी फैसला करने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वह किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा दें। उन्होंने अपनी जिज्ञासु आंखें हटा लीं और धीमी आवाज़ में कहा, अभी मेरे पेट में थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैं पहले हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना चाहती थी, लेकिन अब सब ठीक है। मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। मैं पहले थोड़ी देर लेट जाऊंगी और फिर देखूंगी। आंटी सूद तुरंत घबरा गईं, उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। मिस शर्मा, आप ठीक हैं? वह उसे उठाने के लिए पास गई और बोली, क्यों न हम अस्पताल चलें? नहीं, थोड़ी देर लेटने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। आंटी सूद ने नैना शर्मा को उनके कमरे में वापस ले जाकर सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने उन्हें लेटने दिया और रजाई से ढक दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने चिंता से पूछा, मिस शर्मा, क्या आपको सच में अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है? नैना शर्मा ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अच्छे से आराम करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन करना। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंटी सूद बिस्तर के पास खड़ी रहीं और कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर कमरे से बाहर निकल गईं और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, नैना शर्मा की लंबी घुंघराले पलकें कांपने लगीं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने छत की तरफ देखा और आंटी सूद के बारे में तरह तरह की बातें अनायास ही उसके दिमाग में आने लगीं। आंटी सूद पर शक करने से पहले उसे लगता था कि उनकी हरकतें नॉर्मल और नेचुरल हैं, लेकिन अब शक का बीज उसके दिल में बो दिया गया था। जब उसे उनकी कुछ हरकतें याद आईं तो उसे अजीब लगा, चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचती हो। लेकिन उसकी याददाश्त बहुत धुंधली थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि आंटी सूद में ऐसा क्या अजीब था, इसलिए उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। नैना शर्मा ने भौहें चढ़ाईं और उनकी आंखें झपकने लगीं। अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया। क्या उसने अपने घर में सर्विलांस कैमरे नहीं लगवाए थे? अगर वह वीडियो चेक कर पाती तो क्या उसे पता नहीं चलता कि आंटी सूद के साथ कुछ गड़बड़ है? नैना शर्मा ने अपने शरीर को सहारा दिया और उठीं। उन्होंने बेडसाइड टेबल से अपना लैपटॉप उठाया। उसे ऑन करने के बाद उन्होंने पहले से कनेक्टेड कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद कैमरा किसी चीज़ से ब्लॉक हो गया और सफ़ेद रंग से ढक गया। क्या उसका कैमरा किसी चीज़ से ढका हुआ था? नैना शर्मा की आंखों में शक की एक झलक दिखी। वह बिस्तर से उठी और वह कैमरा ढूंढने चली गई जो उसने पहले लगाया था। अध्याय 393 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 3। नैना शर्मा बिस्तर से उठी और कमरे के बीच में खड़ी हो गईं। उन्होंने हर कोने को खाली नज़रों से देखा, लेकिन एक पल के लिए उन्हें याद नहीं आया कि उन्होंने कैमरा कहाँ लगाया था। नैना शर्मा ने याद करने की बहुत कोशिश की, फिर अपनी याद के हिसाब से कमरे में तलाशी ली। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक बहुत ही अनजान कोने से एक कैमरा मिल गया। लेकिन ईशा का कैमरा उसके खरीदे हुए कैमरे से अलग क्यों था? क्या उसे फिर से गलत याद आ गया था? नैना शर्मा कैमरा लेकर बिस्तर पर वापस आ गईं। फिर उन्होंने कंप्यूटर लिया, वेब पेज खोला और अपना परचेज रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने जो कैमरा खरीदा था वह असल में उनके हाथ में नहीं था। अगर उसने खुद कैमरा नहीं लगाया तो फिर इस कैमरे का क्या मतलब है? नैना शर्मा अपने हाथ में कैमरे को घूर रही थी और उसे अभी अभी आंटी सूद के अजीब फ़ोन कॉल से जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए।
जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, नैना शर्मा की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसे अचानक कुछ समझ आया। जो बात उसे अभी समझ नहीं आ रही थी, वह अचानक समझ में आ गई। आंटी सूद का फ़ोन कॉल साफ तौर पर दूसरी पार्टी को अपनी सिचुएशन बताने के लिए था। तो उन्हें किसी ने मॉनिटर करने के लिए भेजा था, और यह कैमरा भी उन्हें मॉनिटर करने का एक टूल था। दूसरे शब्दों में, जिस पल से वह इस अपार्टमेंट में आई थी, वह किसी के कंट्रोल में थी। क्या ये व्यक्ति उसके दादा नैना या आर्यन सिंघानिया थे? नैना शर्मा की पीठ में ठंडक महसूस हुई। जब उसने सोचा कि वह आखिरकार एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है, तो आखिर में उसे पता चला कि वह अभी भी दूसरे लोगों के खेल में फंसी हुई थी और पूरी तरह से कठपुतली थी, दुखी और दयनीय। अचानक उसके सीने में बहुत गुस्सा भर आया। वह बिस्तर से उठी और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। आंटी सूद लिविंग रूम साफ कर रही थीं। जब उन्होंने नैना शर्मा को अचानक बाहर आते देखा, तो वह फिर हैरान रह गईं। मिस शर्मा, क्या आप आराम नहीं करना चाहती थीं? नैना शर्मा का चेहरा उतर गया। वह 2-3 कदम चलकर उसके आगे बढ़ी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और रूखी आवाज में कहा, अपना फ़ोन मुझे दो। आंटी सूद ने नैना शर्मा के एक्सप्रेशन देखे और उनका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। उन्हें लगा कि नैना शर्मा ने शायद कुछ नोटिस किया है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और मुस्कुरा दी। मिस शर्मा, क्या आप एक कॉल करना चाहेंगी? अरे, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। आप इस लैंडलाइन पर कॉल कर सकती हैं। नैना शर्मा ने मजाक उड़ाया। आंटी सूद, मुझे लगा कि आप पहले ईमानदार दिखती हैं, इसलिए मैंने आपको काम पर रख लिया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि आप मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकती। आखिर में क्या हुआ? आप मेरी जिंदगी पर नज़र रख रही थीं और अपार्टमेंट में ये भी लगा दिया। नैना शर्मा बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने जोर से कैमरा आंटी सूद के पैरों पर फेंक दिया। गुस्से की वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। तुम्हें ये करने का ऑर्डर किसने दिया? मेरे दादाजी ने दिया था या आर्यन सिंघानिया ने? नैना शर्मा का पीला चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसके होंठ पीले थे। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था और उसकी सांस थोड़ी अनियमित थी। बताओ, कौन है? आंटी सूद के चेहरे पर गिल्ट था, लेकिन वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उसे इतना परेशान देखकर उनकी आंखें चिंता से भर गईं। मिस शर्मा, ज़्यादा परेशान मत होइए, नहीं तो आपको फिर से अजीब लगेगा। नैना शर्मा अब उसकी बात सुन ही नहीं पा रही थी। वह बस ये जानना चाहती थी कि वह कौन था और वे उसे जाने क्यों नहीं दे रहे थे। नैना शर्मा ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसका हाथ सीधे आंटी सूद की जेब में चला गया। अध्याय 394 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 4। आंटी सूद का फ़ोन उनकी जेब में था। अगर उन्हें फ़ोन मिल जाता तो उन्हें पता चल जाता कि उनका मालिक कौन है। मिस्टर सिंघानिया ने उनसे बार बार कहा था कि उन्हें ये बात न बताएं। आंटी सूद जल्दी से एक तरफ मुड़ी और नैना शर्मा का हाथ बचा लिया। फिर उन्होंने ज़ोर से अपनी जेब ढकी और बेचैनी से समझाया, मिस शर्मा, ज़्यादा मत सोचो। मैंने किसी को तुम्हें मॉनिटर करने के लिए नहीं भेजा है। मैं तो बस तुम्हारी रोज़ की ज़िंदगी का ध्यान रखने आई हूँ। हाँ, अगर तुम सच में मासूम हो तो मुझे अपना फ़ोन देखने दो। आंटी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, पर तुम किसी और को मुझ पर नज़र रखने में मदद कर रही हो। नैना शर्मा जितना ज़्यादा बोलती गईं, उतना ही गुस्सा और बेचैन होती गईं। जब उन्हें पता चला कि इतने समय से उन पर नज़र रखी जा रही थी, तो उन्हें डर, निराशा और गुस्सा महसूस हुआ। उसे अब कुछ नहीं चाहिए था। वह पहले ही उनकी दुनिया से जा चुकी थी। वह बस एक छोटा सा घर ढूंढना चाहती थी और बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अगर वह लकी रही तो वह अभी भी जिंदा रह सकती थी, फिर वह अपनी बाकी जिंदगी अपने बच्चे की देखभाल कर सकती थी। अगर वह इतनी लकी नहीं रही तो कम से कम वह बच्चे को सेफ तरीके से जन्म दे सकती थी और अपनी बहन को उसकी देखभाल करने दे सकती थी। इस तरह वह इस दुनिया से शांति से जा सकती थी। और नतीजा, क्या सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था? क्या उसकी यह छोटी सी इच्छा भी एक भ्रम थी? मिस शर्मा, मुझे सच में अफसोस है, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन करें। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं सच में आपका और बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम पर भरोसा है। नैना शर्मा ने बुदबुदाते हुए ये शब्द दोहराए। उन्हें ये और भी मज़ेदार लगने लगे। अब से मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा है। मैं तुम में से किसी की भी एक बात पर यकीन नहीं करती। इस दुनिया में वह अकेली थी जिस पर भरोसा किया जा सकता था। वह अब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे फ़ोन दो, नैना शर्मा ने डांटा और उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे पता होना चाहिए कि ये दादाजी थे या आर्यन सिंघानिया। मिस शर्मा, कृपया ऐसा मत कीजिए। आंटी सूद ने टालते हुए मना किया, लेकिन नैना शर्मा उनके पीछे पड़ी हुई थीं। जब दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे और मुड़ रहे थे तो कुछ फिजिकल फ्रिक्शन होना तय था। नैना शर्मा के पेट को ऐसा लगा जैसे आंटी सूद ने गलती से छू लिया हो। उनके पेट में पहले से ही दर्द था, अब इतने असर से सूजन वाला दर्द अचानक आ गया। नैना शर्मा दर्द से चिल्लाए, आह, और उनका चेहरा पीला पड़ गया। आंटी सूद इतनी डर गई थी कि उनका चेहरा पीला पड़ गया था।
उन्हें अपने फ़ोन की क्या परवाह थी। उन्होंने जल्दी से नैना शर्मा को उठाने में मदद की और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मिस शर्मा, आप ठीक हैं? नैना शर्मा ने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। इतना दर्द हो रहा था कि अचानक उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्हें लगा कि उनके पेट को किसी चीज़ ने खींचा है, हिलाया है और कुछ सीधा नीचे बह रहा है। दर्द हो रहा है रिया, दर्द हो रहा है रिया, मुझे अस्पताल ले चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। नैना शर्मा ने अपने हाथ से आंटी सूद का हाथ कसकर पकड़ लिया और मुश्किल से चिल्लाई। तभी आंटी सूद ने रिएक्ट किया और बार बार सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। मिस शर्मा, डरो मत। मैं तुम्हें ले चलूंगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगी। आंटी सूद ने नैना शर्मा को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और फिर सावधानी से बाहर चली गईं। नैना शर्मा ने दांत पीसते हुए खुद को एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वे अपार्टमेंट से बाहर निकले और नीचे चले गए। आंटी सूद ने उन्हें कार में बैठने में मदद की और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह ड्राइवर की सीट पर वापस आई, इंजन स्टार्ट किया और तेज़ी से गाड़ी चलाकर चली गईं। अध्याय 395 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 5। जब नैना शर्मा को हॉस्पिटल भेजा गया तो उसका होश पहले से ही थोड़ा बिखरा हुआ था। उसने आंटी को डॉक्टर और नर्स को बुलाते हुए सुना और उनके फ़ोन करने की आवाज़ भी सुनी। वह किसे बुला रही थी? वह कौन थी? नैना शर्मा ने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। काटने से उसके निचले होंठ से खून बहने लगा। उसे थोड़ी होश आया और फिर उसने आंटी को पुकारते हुए सुना, सर। क्या सर की नैना आर्यन सिंघानिया हैं? अगर वे उसके दादा होते तो वे उसे सर नहीं कहते, है ना? आर्यन सिंघानिया, आर्यन सिंघानिया। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं, लेकिन धुंध की एक परत जल्दी ही उसकी आंखों में भर गई। उस समय उसने उसे जाने दिया। उसे लगा कि उसने सच में उसे जाने दिया और उसके बच्चे को भी जाने दिया। पता चला कि परी बहुत भोली थी। वह उसे शुरू से आखिर तक जाने नहीं देना चाहता था, है ना? उस समय वह उसे सिर्फ इसलिए जाने देने को तैयार था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। अगर उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता तो वह अबॉर्शन नहीं करवा पाती। इसलिए उसने एक गोलमोल रास्ता अपनाया और किसी को उसके शरीर की देखभाल करने और फिर उसके बच्चे का अबॉर्शन करने के लिए भेजा। इतना निर्दयी, इतना निर्दयी। शुरू से आखिर तक वह उसके पिंजरे में एक चिड़िया की तरह थी जो किसी भी कीमत पर उसके हाथ से बच नहीं सकती थी। नैना शर्मा को कंसल्टेशन रूम में धकेल दिया गया। नर्स ने आंटी सूद को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। फिर उसने सफ़ेद पर्दा खींच दिया जिससे उनका नज़ारा ब्लॉक हो गया। नैना शर्मा ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे ताकि वह होश में रहे। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और गिड़गिड़ाने लगी, डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ। आपको मेरे बच्चे को बचाना होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ। मिस, चिंता मत करो, आराम करो, मैं अपना बेस्ट करूँगा। डॉक्टर ने धीरे से नैना शर्मा को दिलासा दिया और फिर उनकी जांच शुरू की। नैना शर्मा की नज़र धुंधली हो गई और वह धीरे धीरे बेहोश हो गईं। वह खुद को स्टिम्युलेट करने के लिए सिर्फ अपनी हथेली में दर्द पर ही भरोसा कर सकती थीं। उनकी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हुई और न ही वह खुद को बेहोश होने दे पाईं। उन्हें डर था कि एक बार बेहोश होने के बाद उन्हें बेरहमी से ऑपरेशन रूम में धकेल दिया जाएगा और उनका बच्चा अबॉर्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक उनकी जांच की और गंभीर होकर कहा, मिस, आपका बच्चा अभी ठीक है, लेकिन आपको गर्भपात के खतरे के संकेत दिख रहे हैं। स्थिति अभी भी थोड़ी गंभीर है। मैं अब भ्रूण की सुरक्षा के लिए आपको एक इंजेक्शन देता हूँ। डॉक्टर ने नैना शर्मा को इंजेक्शन लगाने के बाद उसे कहा, तुम्हें अगले कुछ दिनों तक बिस्तर पर आराम करना है, कम चलना है और अच्छा मूड बनाए रखना है। फिर वह अपने पास बैठी नर्स की ओर मुड़ा और कहा, उसके लिए एक वार्ड का इंतजाम करो। उसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा। बच्चा फिलहाल ठीक था। नैना शर्मा का रुका हुआ दिल शांत हो गया। बस जब उसने सुना कि उसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा तो उसकी काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने अचानक अपना सिर हिला दिया। नहीं डॉक्टर, मैं अस्पताल में नहीं रह सकता। डॉक्टर हैरान थे। मिस, आपकी अभी की हालत को देखते हुए आपके लिए यहीं ऑब्जर्वेशन के लिए रहना सबसे अच्छा है। कुछ दिनों के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप ठीक हैं और आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। मैं आपको अभी जाने की सलाह नहीं देता। अगर मुमकिन होता तो नैना शर्मा जाहिर है जाना नहीं चाहती थीं। वह जाहिर है हॉस्पिटल में रहकर ठीक होना चाहती थीं। लेकिन आंटी सूद ने आर्यन सिंघानिया को आने के लिए पहले ही बता दिया था। एक बार वह आ गया तो वह जा नहीं पाएगी। वह पहले की तरह फिर से उसके हाथों पकड़ी जाएगी। इस बार वह उसे पक्का सीधे ऑपरेशन रूम में भेज देगा। मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है। नैना शर्मा बिस्तर से उठी, दांत पीसते हुए और एक एक कदम करके बाहर चली गईं। दरवाजे के बाहर आंटी सूद अपनी पीठ उसकी तरफ करके फ़ोन पर थीं। नैना शर्मा ने उनकी लापरवाही का फ़ायदा उठाया और तेज़ी से हॉस्पिटल के गेट की तरफ चल दीं। अध्याय 396 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 6।
नैना शर्मा आंटी सूद से बचती हुई आगे बढ़ीं, लेकिन कुछ ही कदम चली थीं कि उन्हें एक जाना पहचाना आदमी इधर आता दिखा। असिस्टेंट विक्रम उनके पीछे पीछे आ रहा था। नैना शर्मा की पीठ अचानक ठंडी पड़ गई। उनके पैर दूसरी तरफ मुड़ गए, उनका पूरा शरीर नीचे उखड़ू होकर गाड़ी के पीछे छिप गया। आर्यन सिंघानिया अपने लंबे पैरों के साथ आगे बढ़ा और एक एक कदम आगे बढ़ा। नैना शर्मा वहीं दुबकी हुई थी। उसने अपने हाथ से अपना मुंह कसकर ढक रखा था और अपनी सांस रोक रखी थी, इस डर से कि कहीं वह आवाज न कर दे। जब आर्यन सिंघानिया पास आए तो आंटी सूद दूसरी तरफ से उनके पीछे भागी। उनका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। सर, कुछ गड़बड़ है। जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो मिस शर्मा भाग गईं। आर्यन सिंघानिया की आंखें गहरी हो गईं और उनका लहजा गंभीर हो गया। ये कब हुआ? अभी अभी, आंटी सूद ने जवाब दिया। सर, जब आप आए थे तो क्या आपने मिस शर्मा को देखा था? अगर नहीं तो मिस शर्मा अभी भी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। वह अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं। आर्यन सिंघानिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी सांस ली। फिर उसने गहरी आवाज़ में कहा, असिस्टेंट विक्रम, किसी को एंट्रेंस पर गार्ड के लिए खड़ा कर दो। अगर वह तुम्हें दिखे तो उसे जाने मत देना। तुम और आंटी सूद हॉस्पिटल की तलाशी ले सकते हो। उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। असिस्टेंट विक्रम ने सिर हिलाया, समझ गया। आंटी सूद ने भी सिर हिलाया। ठीक है, जारी रखें। ये कहकर आर्यन सिंघानिया आगे बढ़ा और उसे ढूंढते हुए दाएं बाएं देखने लगा। उन तीनों के जाने के बाद नैना शर्मा ने गाड़ी का सहारा लिया और धीरे से खड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया इतनी जल्दी आ जाएगा। अब जब दरवाजे पर गार्ड लगा था तो वह मेन दरवाजे तक नहीं जा सकती थी और वे सब उसे हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे। अगर वह जल्दी नहीं निकल पाती तो देर सवेर वह उन्हें मिल ही जाती। उसे क्या करना चाहिए? नैना शर्मा ने गाड़ी को जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं। उसे आर्यन सिंघानिया के हाथों दोबारा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उसे अपने बच्चे को दोबारा चोट नहीं पहुंचाने देना चाहिए। एक नज़ उसके पास से गुजरी और नैना शर्मा ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मिस नाज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हॉस्पिटल के मेन गेट के अलावा इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? नज ने सिर हिलाया। हाँ, पीछे का दरवाज़ा है। नैना शर्मा खुश थी। हम कैसे चलें? नज ने नैना शर्मा को रास्ता दिखाया, लेकिन उसने नैना शर्मा का पीला चेहरा और उसका शरीर जो गिरने की कगार पर था, देखा। वह परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। मिस, आप ठीक हैं? आप ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। जैसे ही उसके शब्द निकले, नैना शर्मा ने अपने शरीर की तकलीफ को सहा और मुश्किल से सावधानी से अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ी। नैना शर्मा के हर कदम के साथ उसके पेट में हल्का दर्द हो रहा था। उसने अपना पेट पकड़ा और बोलने की बहुत कोशिश की, बेबी, ऑल द बेस्ट, थोड़ा धीरज रखो। मेरे हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद माँ ठीक हो जाएगी। तुम्हें मजबूत रहना होगा ताकि माँ तुम्हारी रक्षा कर सके, समझे? उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे को हिम्मत दी और खुद को भी हिम्मत दी। भले ही उसका हर कदम बहुत दर्दनाक था, लेकिन वह अपने बच्चे की खातिर डटी रही। वह धीरे धीरे हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे के पास पहुंची। वहां शांति और ठंड थी, कोई भी आदमी नहीं था। नैना शर्मा ने पीछे के दरवाजे की तरफ देखा, जो उससे बस कुछ 100 मीटर दूर था, और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। जब तक वह इस सड़क पर चलने की जिद करती, वह आर्यन सिंघानिया की निगरानी से बच सकती थी। नैना शर्मा ने इस बारे में सोचा और अपनी स्पीड बढ़ा दी। अचानक एक गाड़ी साइड से तेजी से निकली। नैना शर्मा को सिर्फ आगे बढ़ने की फिक्र थी, उसे अपने बाएं दाएं की कोई परवाह नहीं थी। जब गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी तो वह समय पर बच नहीं पाए और उसकी कमर पर जोरदार टक्कर लग गई। अध्याय 397। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। 7। टक्कर बहुत जोरदार थी। नैना शर्मा जमीन पर गिर गईं और दर्द से कराहने लगीं। जिस समय वह गिरी, उसके पेट में ऐसा दर्द हुआ जैसे बाढ़ आ गई हो और वह तेजी से नीचे बह रहा हो। नैना शर्मा को लगा कि उसके शरीर के नीचे कुछ है, जो धीरे धीरे उसकी जांघ से नीचे बह रहा है। नैना शर्मा की आंखें धीरे धीरे लाल लिक्विड में छप गईं। नैना शर्मा की काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। खून, उसका खून बह रहा था। खून, उसका बच्चा। मदद, ईशा, मदद, ईशा। नैना शर्मा ने अपने हाथ से खुद को जमीन पर सहारा दिया और उठना चाहती थी, लेकिन उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि उनका पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था। इससे पहले कि वह थोड़ा संभल पाती, वह वापस नीचे गिर गईं। क्या कोई है, ईशा, जो मुझे बचा सके? मेरे बच्चे को बचा लो, ईशा। नैना शर्मा ने अपना पेट पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। खून और ज्यादा बहने लगा और धीरे धीरे उसकी सफ़ेद ड्रेस लाल हो गई। सफ़ेद और लाल रंग के बीच का साफ फर्क हैरान करने वाला था। नैना शर्मा वहां निराशा और दुख में पड़ी थीं। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनका बच्चा धीरे धीरे उन्हें छोड़कर जा रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एक घायल माँ की तरह थीं, जो दर्द से चीख रही थीं। कौन मेरी मदद कर सकता है? कौन मेरी मदद कर सकता है?
आर्यन सिंघानिया, कृपया आर्यन सिंघानिया की मदद करें। नैना शर्मा धीरे धीरे बेहोश हो गईं। उनके हाथ कसकर भींचे हुए थे, जैसे वह किसी चीज़ को पकड़ना चाहती हों। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर और भारी थी, दर्दनाक निराशा के साथ उनके दिल में बची हुई उम्मीद को पुकार रही थी। आर्यन सिंघानिया, जल्दी आओ और हमारी बच्ची ईशा को बचाओ। उसने मुश्किल से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसी समय उसे गाड़ी के पीछे से एक आदमी भागता हुआ दिखा। वह उसे आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़र काली हो गई और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा अचानक से उठीं, तो उन्हें लगा कि उनका शरीर तेजी से हिल रहा है, जैसे वह किसी चीज़ पर लेटी हों और उन्हें धक्का दिया जा रहा हो। जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी पलकें थोड़ी कांपने लगीं। सबसे पहले उसने आर्यन सिंघानिया का सुंदर चेहरा देखा। हालांकि इस समय उसका एक्सप्रेशन टेंशन वाला था और उसकी आंखें गहरी और गहरी थीं। वह उसकी आंखों के नीचे नहीं देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू के निशान थे। नैना शर्मा को ठीक से देखने का समय नहीं मिला, तभी उन्हें पेट और शरीर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आ गई। वह साफ तौर पर अपार्टमेंट में थी, आंटी सूद से भिड़ रही थी। अब ये कौन सी जगह थी और आर्यन सिंघानिया यहाँ क्यों था? नैना शर्मा की नज़रें तेजी से सबके चेहरों पर पड़ीं। वह सफ़ेद कपड़े पहने डॉक्टरों, नर्सों, आर्यन सिंघानिया, आंटी सूद और काव्या से घिरी हुई थीं। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और वे उसे धक्का दे रहे थे। वे क्या कर रहे थे? वे उसे कहाँ धकेलने वाले थे? नैना शर्मा ने अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द सहा और पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कार अचानक एक दरवाजे के सामने रुक गई। डॉक्टर ने नर्स के हाथ से कुछ लिया और आर्यन सिंघानिया को देते हुए गहरी आवाज़ में कहा, यह अबॉर्शन के लिए सहमति पत्र है। मिस्टर सिंघानिया, कृपया इस पर साइन कर दें। गर्भपात सर्जरी। नैना शर्मा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। क्या आर्यन सिंघानिया अब भी उसे ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसका बच्चा गिराने वाला था? नहीं, ऐसा मत करो। नैना शर्मा उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द कितना भी हो, उसके दिल को चोट नहीं पहुंचा सकता था। अध्याय 398 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 8। आर्यन सिंघानिया ने अकड़कर हाथ उठाया और सहमति पत्र ले लिया। इस समय नैना शर्मा ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया की आस्तीन कसकर पकड़ ली। मत करो, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मत करो परी। नैना शर्मा की आवाज़ बहुत धीमी थी, धूल जैसी धीमी। उसके खून से सने हाथ ने उसकी सफ़ेद आस्तीन को लाल रंग दिया। आर्यन सिंघानिया का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। जब वह उसे हॉस्पिटल के गेट पर मिली तो वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा कागज़ की तरह पीला पड़ गया था और खून ज़मीन पर बह रहा था। वह खून के तालाब में ऐसे पड़ी थी जैसे वह हमेशा के लिए सो गई हो। वह उसे उठाकर पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागा और डॉक्टर से उसे और बच्चे को बचाने के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन परी को चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह गया था। बच्चे को बचाने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें बच्चे की खातिर बच्चे को छोड़ देना चाहिए। उन्हें तुरंत इमरजेंसी अबॉर्शन करके बच्चे को बाहर निकालना चाहिए और ब्लीडिंग रोकनी चाहिए, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मिस्टर सिंघानिया, जल्दी से साइन कर दीजिए, टाइम नहीं है। डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाए और उनसे कहा। नैना शर्मा को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अगर इससे हेमरेज होता तो ये खतरनाक होता। नहीं नहीं, आर्यन सिंघानिया, काव्या, मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसे जाने दो। काव्या, मत जाओ। नैना शर्मा बहुत दुखी होकर रोईं। उनके आंसू गिरते रहे और उनके बाल भीग गए। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम जो चाहोगे वो करूंगी। तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, बस मेरे बच्चे को जाने दो। साइन मत करना, रोना धोना मत। वह भी अपने बच्चे को छोड़ना चाहता था और वह भी इस बच्चे से अलग नहीं हो सकता था। उसने एक दूसरे को एक मौका पाने के लिए लड़ने के लिए आधे महीने का समय दिया, लेकिन अफसोस था कि ईशा ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था। आर्यन सिंघानिया की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं और नैना शर्मा की तरफ नहीं देखा। उसे डर था कि अगर उसने उसकी तरफ देखा तो वह अपना नाम साइन नहीं कर पाएगा। मुझे बच्चा नहीं चाहिए ईशा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वह सिर्फ उसे चाहता था। वह सिर्फ यही चाहता था कि वह अच्छे से जिए। नहीं, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ आर्यन सिंघानिया, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ रिया। नैना शर्मा फूट फूट कर रोने लगी और विनती करती रही। आर्यन सिंघानिया की आस्तीन पकड़े हुए उसका हाथ और कस गया। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का हाथ ढक लिया। अगले ही पल उसने ज़बरदस्ती उसकी उंगलियों को एक एक करके अलग किया और जल्दी से अबॉर्शन के लिए सहमति फॉर्म पर अपने नाम से साइन कर दिया। भागो मत, भागो मत। आर्यन सिंघानिया का नाम सुनते ही नैना शर्मा की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई।
एक फंसे हुए जानवर की तरह उसने मौत से पहले बहुत जोर से चीख मारी। डॉक्टर ने सहमति पत्र लेने के बाद नैना शर्मा को जल्दी से ऑपरेशन रूम में धकेल दिया। नैना शर्मा तड़प रही थी, दर्द से कराह रही थी और बार बार आर्यन सिंघानिया का नाम पुकार रही थी। आर्यन सिंघानिया अपनी जगह पर खड़ा था, उसकी पीठ नैना शर्मा की तरफ थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दो नैना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की पीठ पर घूरा। उस पल उसकी दुनिया राख में बदल गई। इतने सालों में आर्यन सिंघानिया ने उसके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, उसे धमकाया हो और बेइज्जत किया हो, उसने कभी उससे नफरत नहीं की थी। लेकिन इस पल उसे उससे पहली बार नफरत हुई। वह उससे दिल से नफरत करती थी। उसे उम्मीद थी कि वह आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन वह सबसे क्रूर जल्लाद था। आर्यन नियानवान। नैना शर्मा ने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल किया और एक एक शब्द गरजते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया, जिससे सब कुछ अलग हो गया। आर्यन सिंघानिया के घुटने अचानक नर्म पड़ गए और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और जोर से रोने लगा। अध्याय 399 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 9। नैना शर्मा एक बड़ी सफ़ेद दुनिया में उलझी हुई थी। वह कोहरे से घिरी हुई थी। उसे आगे का रास्ता और बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। वह दौड़ती रही और खोजती रही। उसका बच्चा खो गया था। उसे उसे ढूंढना था, उसे ढूंढना था। बेबी, बेबी, जल्दी बाहर आओ। मम्मी के साथ लुका छिपी मत खेलो। अच्छे बनो और जल्दी बाहर आओ। नैना शर्मा बार बार आवाज़ लगाती रहीं, लगातार अपने सामने के कोहरे को हटाती रहीं, इस उम्मीद में कि उनका बच्चा अगले ही पल उनके सामने आ जाएगा, लेकिन परी कभी नहीं आई। नैना शर्मा के आंसू बेकाबू हो गए और उसकी आवाज़ सिसकियों से भर गई। बेबी, जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। मम्मी को डराओ मत, मम्मी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बाहर आ जाओ। नैना शर्मा बेपरवाह हो गईं और अचानक ज़मीन पर गिर गईं। वह उठना चाहती थीं, लेकिन उनके शरीर के निचले हिस्से से बहुत सारा खून बह निकला। वह चमकीला लाल खून उनकी आंखों में लाल रंग की छाप छोड़ गया। एक बच्चे की आकृति धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। बच्चे का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया और उसे अलविदा कहा। मम्मी, अलविदा, 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 ईशा। नहीं, मुझे मत छोड़ो बेबी, मत छोड़ो, मम्मी को मत छोड़ो। नैना शर्मा ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन उसका हाथ सीधे उसके शरीर में चला गया। उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे गले नहीं लगा सकी। बच्चा रोया और बार बार अलविदा कहा। फिर उसकी शक्ल धीरे धीरे उसके सामने से गायब हो गई, जब तक कि वह कुछ भी नहीं बन गई। नैना शर्मा को यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई और वह झपटी, मत जाओ, मत जाओ। एक चीख ने नैना शर्मा को सपने से पूरी तरह असलियत में खींच लिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और हैरान होकर सफ़ेद छत को देखा और उसकी सांस अटक गई। उसके माथे से पसीना धीरे धीरे टपक कर उसकी आंखों में आ गया। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आ गई। उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ गई। उसके दिमाग में कई सीन आने लगे। उसका पहला रिएक्शन था कि उसने हाथ उठाया और अपने पेट के निचले हिस्से को छुआ। पहले थोड़ा उठा हुआ पेट का निचला हिस्सा फिर से सपाट हो गया। नैना शर्मा के हाथ कांपते रहे और धीरे धीरे सहलाते रहे, जिंदगी के निशान ढूंढने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ नहीं था। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसका बच्चा चला गया था। नहीं, नैना शर्मा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वे इस बात को मान नहीं पा रही थीं। उनका बच्चा साफ तौर पर अभी भी ठीक था। वह ऐसे कैसे चला गया? यह ज़रूर एक सपना होगा, ज़रूर होगा। ये सब बस एक बुरा सपना था। जब वह जागेगी तो उसका बच्चा अभी भी ठीक होगा। कुछ भी नहीं बदला था, कुछ भी नहीं। नैना शर्मा ने बेसब्री से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह इस बुरे सपने के खत्म होने का इंतज़ार करना चाहती थी ताकि वह जाग सके और असलियत में लौट सके। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वार्ड का दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। फिर उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, और आखिर में वे बिस्तर के पास रुक गए। कदमों की आहट इतनी साफ और असली थी कि खुद को सुन्न करना नामुमकिन था। नैना शर्मा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उस आदमी का चेहरा उसकी आंखों में बस गया था। उसी समय उसकी सारी उम्मीदें और सपने टूट गए। आर्यन सिंघानिया, ये वही था। उसी ने ऑपरेशन के सहमति पत्र पर साइन किया, उसे ऑपरेशन रूम में भेजा और बेरहमी से उसका बच्चा गिरा दिया। उसकी बच्ची ईशा सचमुच चली गई थी। चली गई। अध्याय 400 मुझे बच्चा नहीं चाहिए 10। नैना शर्मा को पता नहीं था कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। वह अचानक बिस्तर से उठी और आर्यन सिंघानिया के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। वह गुस्से और निराशा से भरी धीमी आवाज में गुर्राई, हत्यारा। साफ था कि उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन असल में उसने आर्यन सिंघानिया को जो थप्पड़ मारा था वह हल्का और बेजान था।
ऐसा लगा जैसे उसने आर्यन सिंघानिया के चेहरे को बस थोड़ी देर के लिए छुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और जानलेवा इरादा पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावना था। आर्यन सिंघानिया को उसकी आंखों में देखकर दुख हुआ, लेकिन वह उसकी भावनाएं समझ सकती थी। क्योंकि बच्चा चला गया था, इसलिए सिर्फ वही दर्द में नहीं थी, वह भी बहुत दर्द में था। भले ही वह उसकी जान बचाने के लिए बच्चे को छोड़ देना चाहता था, लेकिन वह उसे अचानक खोने को ठीक उसकी तरह स्वीकार नहीं कर सका और उसका दिल दुख गया। लेकिन बच्चा पहले ही जा चुका था। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। नैना शर्मा पहले से ही बहुत दुखी थी। वह उसके साथ दुखी नहीं हो सकता था क्योंकि उसे अभी भी उसकी देखभाल करनी थी और उसके सिर में खून के थक्के का इलाज करना था। उन दोनों के बीच वह जितनी चाहे उतनी कमज़ोर हो सकती थी, लेकिन उसे उसके लिए आसमान थामे रखना था। नैना शर्मा के हाथ आर्यन सिंघानिया को थप्पड़ मारते रहे या वह अपनी मुठ्ठियां भींचकर बेरहमी से उसकी छाती पर मारती रही। उसके आंसू बहते रहे और उसकी भावनाएं धीरे धीरे टूटती गईं। आर्यन सिंघानिया बिल्कुल भी नहीं हिला, जिससे वह अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मार सकी। आखिर में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह सिर्फ निराशा में रोने लगी। फिर उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें बेकाबू होकर लाल हो गईं और उसकी गहरी आवाज़ और भी धीमी हो गई, जिसमें हल्की सी भारीपन महसूस हो रहा था। नैना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, नैना। असल में वह नैना शर्मा से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब शब्द उसकी ज़बान पर आए तो वे सब इस माफ़ी में बदल गए। वह उसे और उनके बच्चे को बचाने में नाकाम रहा था। उसे वह रात धुंधली सी याद थी जब उसने अल्ट्रासाउंड फोटो में बच्चे की मोटी मोटी आउटलाइन देखी थी। वह पहले से ही एक छोटी सी जान थी, एक छोटी सी जान जो उनके खून में मिल गई थी, लेकिन आखिर में वह खून के एक तालाब में बदल गया और इस दुनिया से गायब हो गया। चमत्कार होने से पहले ही उनके बीच आधे महीने का एग्रीमेंट खत्म हो गया था। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की माफ़ी सुनी और उसे लगा कि यह बहुत मज़ेदार है। उस समय उसने उससे ऐसे ही विनती की, अपना सारा घमंड और आत्मसम्मान नीचे रख दिया और खुद को सबसे नीची और विनम्र स्थिति में डाल दिया। उसने उससे अपने बच्चे को जाने देने की भीख मांगी, भले ही उसके दिल में थोड़ी भी दया हो। लेकिन उसने फिर भी बेरहमी से उसका हाथ खींच लिया और ऑपरेशन के सहमति पत्र पर साइन कर दिया। वह बेरहम और ठंडा था, और अब वह उससे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आया था। नैना शर्मा को ये बातें चुभ गईं। उन्होंने अचानक हाथ बढ़ाकर आर्यन सिंघानिया को धक्का दे दिया। उन्होंने उसे गुस्से से घूरा और कहा, सॉरी आर्यन सिंघानिया, तुमने मेरे बच्चे को मारा और अब मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या वह यहाँ इसलिए पछतावा करने आया था क्योंकि उसे बुरा लगा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इस जन्म में बचने के बारे में भूल सकते हो क्योंकि तुमने अपने हाथों से एक मासूम बच्चे को मारा है। तुम्हारे हाथ उस बच्चे के खून से सने हैं। वह हमेशा से जानती थी कि वह उससे प्यार नहीं करता और नफरत करता है, लेकिन यह उनके बीच की बात थी। वह उससे जैसा चाहे बदला ले सकता था, लेकिन काव्या को अपने मासूम बच्चे को इसमें क्यों घसीटना पड़ा? बिना किसी दया के उसने अपने हाथ में पकड़ा चाकू बच्चे पर भोंक दिया। क्या वह सच में डरता नहीं, बेचैन नहीं होता, या उसे बुरे सपने नहीं आते जब वह रात में सपने में उस बच्चे के बारे में सोचता?